वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सीकर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, या जिसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं, जो रफली 1100 टू 1500 एडी तक चलता है। इस पीरियड का स्टार्ट होता है नॉर्मन से। नॉर्मन्स जो थे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के लोग थे जो इन्वेड करते थे, डिफरेंट टेरिटरीज़ पे अटैक करते थे और उनको ऑक्यूपाई करते थे। एंग्लो सेक्सन्स पे अटैक करने से पहले नॉर्मन्स ने फ्रांस पे अटैक किया था और वहाँ पे नॉर्मेंडी नाम की एक जगह पे ये सेटल हो गए थे। एक अरसे तक ये वहाँ पे रहे नॉर्मन्स, नॉर्मेंडी नाम की एक जगह पे, और वहाँ पे इन्होंने फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा और उसको अडॉप्ट कर लिया। तो नॉर्मन्स बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। उसके बाद जब नॉर्मन्स ने एंग्लो सेक्सन्स पे अटैक किया 1066 एडी में, नॉर्मन्स ने अटैक किया एंग्लो सेक्सन्स पे। उस वक्त एंग्लो सेक्सन्स का किंग था हेरोल्ड सेकंड और नॉर्मन्स का किंग था किंग विलियम फर्स्ट, जिसको विलियम द कनकरर भी बोला जाता है। तो विलियम द कनकरर ने 7000 सोल्जर्स और 700 शिप्स के साथ एंग्लो सेक्सन्स पे अटैक किया। इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। इसके रिज़ल्ट में नॉर्मन्स जो थे ये जीत गए थे और यहाँ पे एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ और एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया। अब जैसा कि नॉर्मन्स बाहर से आए थे इंग्लैंड में, वहाँ पे आके इन्होंने जब ये लोग आए तो एंग्लो सेक्सन्स जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे उनकी अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई और यहाँ पे जो है वो नॉर्मन्स की एक अपनी टेरिटरी स्टार्ट हुई। उन्होंने ऑक्यूपाई जब कर लिया तो वो खुद अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ स्कॉलर्स लेकर आए थे, अपने क्रॉनिकल, अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनकी स्टोरीज़, अपने फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशन, सब कुछ लेकर आए। तो उनके आने की वजह से जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई एकदम से, और लैंग्वेज की न्यू फॉर्म्स को वो लेकर आए। तो जो एंग्लो सेक्सन पोइट्री थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये इन्वेशन हुई, उस टाइम पे एंग्लो सेक्सन पोइट्री जो थी ये बहुत हद तक रेज कर चुकी थी और बहुत डेवलप हो चुकी थी। लेकिन नॉर्मन कंक्वेस्ट की वजह से ये एकदम ख़त्म हो गई। एंग्लो सेक्सन्स की जो पोइट्री थी वो ख़त्म हो गई और एंग्लो नॉर्मन्स का अपना एक लिटरेरी काम स्टार्ट हुआ, जबकि इनका इतना ज़्यादा नहीं था लिटरेरी काम। तो जब नॉर्मन्स आए तो लैंग्वेज में बहुत सारा ज़्यादा डिफरेंस आया। तो जो क्लर्जी मैन थे उस टाइम पे, ये क्लर्जी मैन जिसको जो चर्च ऑफिशियल्स थे, रिलीजियस लोग थे, ये लैटिन लैंग्वेज को बहुत प्रेफर करते थे, जबकि जो रॉयल्स थे, रॉयल सोसाइटी थी उस टाइम की, वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफर करती थी और इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बहुत दब गई थी। ये आम लोगों की ज़ुबान बोली समझी जाती थी और इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर जो है वो भी बहुत नीचे चला गया, बहुत पस्ती पे चला गया और इंग्लिश लिटरेरी वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कह लें कि स्टॉप ही हो गया। मतलब अब बिल्कुल ख़त्म तो हुआ नहीं होगा, लेकिन बहुत ही कम हमें काम देखने को मिलता है पहली 3 सेंचुरीज़ में इंग्लिश लिटरेचर का। अब उस टाइम पे जब लिटरेचर स्टार्ट हुआ तो एक नया जॉनरा बहुत पॉपुलर हुआ, रोमांस जॉनरा जो था ये। लेकिन ये रोमांस जो था ये पैट्रियाटिक टाइप का रोमांस था। ये एक पोइट था उस टाइम का, एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर था, लेमन। इसकी पोएम्स थी बहुत फेमस, ब्लड एंड द ऑयल एंड द नाइटिंगेल, ये इसकी बहुत फेमस पोएम्स थी, जिसमें इसने उस टाइम के किंग्स और नाइट्स की स्टोरीज़, उनकी हीरोइक स्टोरीज़ को लिखा था। और एक नाम हमें नज़र आता है कर्सन मंडाए, जो रिलीजियस पोइट था। उसके बाद उस टाइम पे पब्लिशिंग तो इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो थिएटर जो था वो एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स था और प्लेस बहुत इन्फ्लुएंस था। वो टाइम जो है वो प्लेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इस टाइम पे 2 टाइप के प्लेस होते थे, मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस। ये जो मिरेकल प्लेस होते थे ये बाइबलिक स्टोरीज से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, बाइबल की स्टोरीज से लिए जाते थे, एडम और ईव की स्टोरीज़। और ये हेनरी सेकंड के टाइम से लेके एलिजाबेथन टाइम तक जो था ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड टाइम था इन प्लेस का। और इस टाइम का एक प्रोमिनेंट जो फिगर था वो था विलियम लैंगलैंड।
ये विलियम लैंगलैंड जो पोइट था, ये इसका आर्काइक और सिटिरिकल स्टाइल था, मतलब ओल्ड फैशन था, और ये तंजिया पोइट्री करता था। और इसका प्रोमिनेंट वर्क जो था, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो वर्क था वो था अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन। अब इस टाइम पे और भी पोइट्स होंगे, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, जिनमें से ये इटालियन पोइट्स थे दो, डांटे और बनियान, ये इस टाइम के पोइट्स थे जिनका हमें नाम मिलता है। दूसरे थे मोरालिटी प्लेज। अब जो मोरालिटी प्लेस थे ये लिखे जाते अब ये जो मोरालिटी प्लेस थे ये लिखे जाते थे पावर ऑफ गुड और इविल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब अच्छाई में और बुराई में फ़र्क करने के लिए बताए जाते थे। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट थे वो ऐसा कोई हीरो या कोई हीरोइन ऐसे नहीं आते थे। इनमें जो प्रोटैगनिस्ट होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट होते थे, मतलब विर्चू, वाइस, ये प्रोटैगनिस्ट के तौर पे इनको वो यूज़ करते थे। और इसका जो प्रोमिनेंट फिगर था इस जॉनरा का वो था जॉन ग्रोवर। जॉन ग्रोवर जो है ये एक स्टाइलिस्टिक पोइट था और ये नरेटिव पोइट था। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट काम था वो था कन्फेशन अमेंटिस। और ये कन्फेशन अमेंटिस जो था ये एक कन्वर्सेशन टाइप में लिखा गया था, जो पोइट और एक डिवाइन इंटरप्रेटर के दरमियान में एक कन्वर्सेशन है, उस पर ये पूरा काम लिखा गया था। उसके बाद इस टाइम का जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है वो चॉसर, जॉफ्रे चॉसर, जो इंग्लिश पोइट्री का फाउंडर भी है और फादर भी है। ये जॉफ्रे चॉसर बहुत लंबा एक टॉपिक है, इस पर हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। इसका मैं बेसिक आपको बता दूं कि जॉफ्रे चॉसर जो था, इसकी जो लिटरेरी एजुकेशनल जो लाइफ थी वो दो टाइप की थी, मतलब टू फोल्ड लाइफ थी इसकी। एक उसका पार्ट था कि इसने फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा था, उस पर लिखता था, और दूसरा ये लाइफ से सीखता था और लाइफ स्टोरीज पे लिखता था। इसका सबसे प्रोमिनेंट जो वर्क था वो कैंटरबरी टेल्स है, जो स्टोरीज़ की कलेक्शन है। चौसर से पहले का जो टाइम है उसको हम अर्ली मिडल एजेस भी बोलते हैं। अब चौसर के बाद, चौसर से ही पोइट्री को, इंग्लिश पोइट्री को दोबारा से उसका जो एक मुकाम है वो दोबारा मिला, वो दोबारा प्रोमिनेंट हुई, उस पर काम होना स्टार्ट हुआ। और चौसर को बाद भी बहुत सारे पोइट्स ने लिखा, उतने सक्सेसफुल वो नहीं थे। अब भी इस टाइम पे भी चौसर को पढ़ा जाता है, उसके लिटरेरी वर्क को बहुत प्रेफर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये नीचे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो जिनको हम इंग्लिश और स्कॉटिश चौसरियन बोलते हैं, जो चौसर के बाद कुछ पोइट्स आए थे वो, इन्होंने इसी के काम को आगे कंटिन्यू किया था। एज सच कोई न्यू प्रोमिनेंट वर्क सामने नहीं आया था। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।